तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई की बीवी पर इतनी गंदी नज़र रखते हुए? पास खड़े उसके दोस्त ने उसे शर्म दिलाने की कोशिश की, जो कि उसे आने वाली नहीं थी। तो कौन सा मेरे भाई की बीवी उसे अपना शोहर मानती है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी एक भी रात उन दोनों के साथ नहीं गुजरी होगी जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? खबासत से कहते उसने बाईं आंख का गोशा दबाया था, जिस पर उसके दोस्त ने उसे गंदी सी गाली दी। तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? कौन सा मैं तुम्हारे माल पर नजरें गाड़े बैठा हुआ हूँ? ऐश करो और मुझे भी ऐश करने दो। लहजे के साथ चेहरे पर भी कमीनगी झलक रही थी। तुम्हारे भाई को पता चला तो जानते हो ना वो तुम्हारा क्या हशर करेगा। उसे डराने की कोशिश की उसने। उसे कुछ खाक पता चलेगा। गरूर में डूबा वो शख्स सिर्फ उसे ही सच समझता है जो उसकी आंखें देखती हैं। वो वही देखेगा जो उसे मैं दिखाऊंगा। सरदार बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर उम्दा चीज उसी की हो। उसकी आंखों में नफरत का शोला जल रहा था। तुम पछताओगे मेरे दोस्त। पछताएगा तो सरदार सदाम जहांगीर शाह, जब मैं उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन लूँगा। तुम मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मेरी नज़र जिस चीज़ पर जम जाती है, या तो मैं उसे संवार देता हूँ या तोड़ देता हूँ, और इस बार मेरा इरादा तोड़ने का है। सदाम जहांगीर शाह की ज़िंदगी में भूचाल न ला दिया ना, तो मैं भी उसका भाई नहीं। नफ़रत के शोले ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। उसकी सोचने समझने की सारी हिस्सें शल कर दी थी। उसके दिमाग को लकवा ज़दा कर दिया था। सुबह ही सुबह वो चहलकदमी की गर्ज से कमरे से बाहर निकल आई। कल शाम होने वाली बदमज़गी के बाद सदाम अभी तक हवेली नहीं आया था। न जाने उसने सारी रात कहाँ गुजारी थी। सीढ़ियाँ उतरती वो बाहर की तरफ बढ़ रही थी। उसका जहन अब भी सदाम में उलझा हुआ था। वो उस शख्स को समझने से अब भी कासिर थी, जबकि उन दोनों के बीच अब एक अटूट रिश्ता था। हवेली पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ किचन से मुलाजमाओं के बोलने और काम करने की आवाज़ें आ रही थी। वो धीरे से चलती बाग की तरफ आ गई, जहाँ सुबह की खूबसूरती फैली हुई थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ उसकी समात पर बहुत मीठा असर कर रही थी। उसे हवेली का ये हिस्सा बहुत पसंद था। यहाँ आकर उसके दिल को सुकून मिलता था। कुदरती हवा उसकी उलझनों को उड़ा कर ले जाती थी। उसका दिल करता कि पूरा दिन और पूरी रात वो उसी जगह बैठकर गुजार दे। नंगे पांव गीली घास पर धीरे से चलती, रास्ते में आने वाले हर फूल को शरारत से छेड़ती। ऐसा करने से उसके मासूम चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग जाती, जबकि कदम उठाने से उसके पैरों में मौजूद पायल एक मधुर आवाज़ पैदा करती, जिससे उस मंजर में एक किस्म का फसूं पैदा हो जाता। अब उसके कदम पानी से भरे फव्वारे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें छोटी छोटी मछलियां रक्स करती अपना करतब दिखा रही थी। फव्वारे के किनारे बैठकर पानी में अपना हाथ डालकर वो भी उन मछलियों के साथ मज़े ले रही थी। वो इस मंजर, इस माहौल में इतना महव हो गई कि आसपास की खबर ही ना रही। बहुत खुश दिख रही हो। वो चौंक कर अपनी जगह से उछली, जबकि किनारों पर मौजूद उसका पैर स्लिप हुआ और एक छन्नाके के साथ वो पानी में जा गिरी। पानी बर्फ की मानी ठंडा था। वो अंदर तक कांप गई। बुरी तरह खांसते हुए वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। यह आवाज़ किसकी थी? कोई कहका लगाकर हंसा था। अंदाज मज़े लेने वाला था। उसने चौंक कर आसपास नजरें दौड़ाई, जहाँ कोई नहीं था। आवाज़ जानी पहचानी लगी थी, फिर भी वो पहचान नहीं पाई। कौन है? पानी से निकलकर अब वो अपने गीले कपड़ों को झाड़ रही थी। किसी के जवाब ना देने पर उसने यहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा। अपने दुपट्टे का पानी निचोड़ती वो आगे बढ़ ही रही थी कि किसी ने उसे बाजू से पकड़कर शहतूत के पेड़ की तरफ खींचा। अचानक उफ्ताद पर वो खौफ से चीख उठी, आंखें मीचे, पूरी कुव्वत से चीख रही थी कि किसी ने अपना मजबूत हाथ उसके होंठों पर रखकर उसके चीखों का गला घोंटा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलकर अपने ऊपर जमी उन गहरी स्याह आंखों को देखा। सदाम जहांगीर शाह। उसने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर नजरें नीची करके अपने गीले वजूद को। अचानक ही उसे शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके हाथ हटाते ही उसने सख्ती से पूछा। तुम्हें नहाते हुए देख रहा था। उसके शरारती लहजे पर घूर कर उसने उसकी तरफ देखा। बदतमीज इंसान। जेरे लब बुड़बुड़ाती वो आगे बढ़ी ही थी कि उसने दोबारा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, मेरी बात सुनो। उसे दरख्त से लगाकर अपने दोनों बाजू उसके गिर्द जमाए, अपनी नज़रों के हिसार में लिए वो उसके सामने दीवार बना खड़ा था। मुझे कहाँ हक है नाराज़ होने का? वो नज़रें झुकाए खफगी से बोली। सर्दी से उसका वजूद कांप रहा था। अचानक उसे ज़ोरदार छींक आई। फिक्रमंदी से उसे देखा। नहीं, मैं तो स्टील की हूँ, मुझे कैसे सर्दी लग सकती है?
کبھی چھونا نصیب ہی نہیں ہوا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا تم اسٹیل کی ہو یا گوشت کی؟ اس کے مہارت سے جھوٹ بولنے پر اس نے غصے سے اسے گھورا، جس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جھوٹ بولنا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہٹے میرے سامنے سے ورنہ کوئی آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتی وہ غصے سے بولی، جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے صاف مکرنے پر اس نے گھوری سے اسے نوازا۔ آپ ہٹ رہے ہیں میرے سامنے سے یا نہیں؟ نہیں، لہجہ ضدی تھا۔ میں چیخوں گی، اس نے دھمکی دی۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ جیسے اس کا ظرف آزما رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ خود پر ضبط کر کے تحمل سے پوچھا۔ ہاں، کیا کام ہے؟ محبت کرنی ہے تم سے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ بےہودہ انسان، ہٹو میرے آگے سے۔ دوبارہ اس کے بازو پر وہ زور آزمائی کرنے لگی۔ ہٹا لو اگر ہٹا سکو تو۔ وہ جیسے مزے لے رہا تھا۔ آگ بگولا ہو کر اس نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ تم بس یہی کر سکتی ہو اور کچھ نہیں آتا تمہیں۔ ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے پکڑ کر اس کی پشت اپنی طرف کر کے اس نے اپنے قریب کیا۔ کبھی دل نہیں کرتا مجھ سے محبت کرنے کا؟ اس کی دھیمی مسحور کن آواز میں وہ جیسے کھو سی گئی۔ وہ شاید ضبط کھو کر اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی، لیکن کسی کے زور سے کھنکارنے پر وہ جیسے اس کے سحر سے آزاد ہوئی۔ یہ ڈیمانڈ تم کمرے میں جا کر کرو تو شاید مثبت جواب بھی ملے۔ کسی کی معنی خیز آواز پر شرمندگی سے سر جھکا گئی، جبکہ صدام نے جبڑا بھینچ کر گردن موڑ کر دیکھا اور پشت اس کی طرف کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس سے اس کا گیلا وجود پوری طرح چھپ گیا۔ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ تھوڑی دیر بعد آنا۔ وہ جیسے ضبط کر رہا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ تمہارے رومانس ختم ہونے کا انتظار کرتا۔ وہ فائق تھا، دو بدو جواب دینے والا، نہایت ہی منہ پھاٹو۔ شکریہ، مجھے بخوبی علم ہے۔ اس کی ڈھٹائی پر مائسا نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ ہنس لو، کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ گردن ترچھی کر کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے بھابھی۔ فائق کا براہ راست اسے مخاطب کرنے پر اس نے حیرانی سے سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آ جائیں فاطمہ بی بی، گندے سین کا ڈراپ ہو چکا ہے۔ اس کے مزاحیہ لہجے پر صدام نے ناگواری سے اسے گھورا، جبکہ مائسا بت بنی فاطمہ کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نا یہاں آنے سے۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ یہاں فائق کی خواہش پر آئی ہے۔ کیوں فائق؟ تم نے بتایا نہیں اپنی بھابھی کو؟ فاطمہ کے منہ کھولنے سے پہلے ہی وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا گیا۔ فائق نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، جبکہ مائسا ان دونوں کو دیکھ کر بری طرح الجھ رہی تھی۔ میں مطلب نہیں سمجھی۔ آنکھوں کے ساتھ لہجے میں بھی الجھن تھی۔ میرا خیال ہے آپ اپنی دوست سے اکیلے میں بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ صدام دوبارہ کوئی تیر چھوڑتا، فائق نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلا کر فاطمہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی صدام کے چہرے کی ساری خوشگواریت اڑن چھو ہوئی اور وہ دوبارہ پہلے والا صدام بن گیا، کٹھور اور سنگ دل۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کچھ؟ فائق کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ کیا بتاتا؟ یہ کہ میری وجہ سے وہ دوبارہ مشکل میں پھنس گئی، یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں پھر سے ناکام ہو گیا؟ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ فائق نے نرمی سے اس کا کندھا دبایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیسے ٹھیک ہوگا فائق؟ یہاں اس پر حملے پر حملے ہوتے جا رہے ہیں اور میں ایک بھی مجرم کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ کسی پر نہیں یا پھر سب پر؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ تم خوف زدہ ہو؟ ہاں، شاید زندگی میں پہلی بار۔ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اس نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ کچھ لمحے فائق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ چلو ہم دونوں مل کر مجرم کو تلاش کرتے ہیں۔ مجرم گھر کا ہی کوئی فرد ہے، تبھی تو وہ اپنی ہر چال میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے سمجھداری سے کہنے پر وہ بھی کچھ سوچ کر سر ہلانے لگا۔ وہ ٹوٹا تو ضرور تھا، لیکن ہارا بالکل نہیں تھا۔ مجھے تمہارے کمرے کی سجاوٹ سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ فاطمہ بڑے چاؤ سے کمرے میں گھوم گھوم کر نظر دوڑاتی، ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے صاف انداز سے ظاہر تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ کچھ لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مائسا آئینے کے سامنے بیٹھی معنی خیزی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی بات بے بات امڈنے والی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر ہی روک دیا۔ فائق کیسا لگتا ہے تمہیں؟ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے،
ठीक या बिल्कुल ठीक? तुम्हें कैसा लगता है? उल्टा उससे सवाल किया तो उसने घूर कर उसे देखा। शर्म करो लड़की, मैं एक अदद शोहर की मालिक हूँ। उसके जवाब पर वो खिलखिला कर हंस दी। हंसो मत, सीधी तरह जवाब दो। शायद यही वो शख्स है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। एक रब्त से जवाब दिया, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसका अंदाज उलझा हुआ था। मुझे लगता है यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ छुपा ही रहा है। सदाम भी शायद अपने अंदर कई राज दफनाए बैठा है। वो दोनों ही नई दुनिया में कदम रख चुकी थी, किसी की जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका जहन बहुत कुछ समझने से अब भी कासिर था। वो दोनों अपने ही ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक से चौंक उठी। आ जाएं। उसकी इजाज़त मिलते ही एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई और उसे एक कागज़ का टुकड़ा थमाया। ये क्या है? उसने हैरानी से पहले उसे और फिर कागज़ को देखा। सदाम बाबा ने आपके लिए भेजा है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही माइसा ने मुतजस्सस होकर जल्दी से कागज़ का टुकड़ा खोला, जिस पर एक छोटी सी तहरीर दर्ज थी। गांव की रौनकें और तुम्हारा बेमुराद शोहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है आज शाम। उसने बारहा उस तहरीर को पढ़ा। उसके पेट में खुलबुली से मचने लगी। फातिमा मुंतज़िर से उसकी तरफ देख रही थी। गांव में आज कुछ है? उसने फातिमा से पूछा तो उसने लाइल्मी में कंधे उचका दिए। वो दौड़कर दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा खोलकर बाहर मौजूद मुलाजिम को मुखातिब किया। क्या आज गांव में कोई तकरीब है? जी छोटी बेगम, आज के दिन गांव में मेला लगता है, सरदार की तरफ से गांव वालों के लिए। उसके अदब से जवाब देने पर वो सर हिलाती वापस कमरे में आ गई, जहां फातिमा अब भी उसकी मुंतज़िर थी। क्या हुआ? क्या है आज? इसमें क्या लिखा है? उसने एक साथ कई सवाल दागे। सदाम मुझे आज गांव की सैर कराने ले जा रहे हैं शायद। लंबी सांस लेकर उसने वो कागज़ का टुकड़ा फातिमा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट रेंग गई। तो सरदार साहब अपनी बेगम को घुमाने ले जा रहे हैं, एक किस्म से डेट पर ले जा रहे हैं। उसके छेड़ने पर उसने पास पड़ा कुशन खींच कर उसे मारा तो वो हंस दी। थोड़ी देर बाद वो भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं पहनने को। वार्डरोब खोले वो एक के बाद एक कपड़ा रद्द करती बेड पर उछाल रही थी। थोड़ी देर बाद पूरी वार्डरोब खाली हो गई, लेकिन उसे एक कपड़ा भी पसंद नहीं आया जो वो शाम को पहन सके। क्या? तुम्हारी पूरी वार्डरोब कपड़ों से भरी पड़ी है और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कुछ भी पहनने को नहीं है? फातिमा हैरानी से बेड के कोने पर आकर टिक गई और एक एक कपड़े को बगौर देखने लगी। उसने आज तक कभी माइसा को कपड़ों के लिए परेशान नहीं देखा था। क्या पहनूं? तुम ही बताओ ना कुछ फातिमा। वो थक कर बेड पर आ बैठी। इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम पर तो सब सूट करता है, कुछ भी पहन लो। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पहली बार देख रहा है। फातिमा की बात वो बखूबी समझ रही थी। कितनी भोली हैं आप छोटी बेगम। मीना चाय की प्याली टेबल पर रखते हुए बोली। क्या मतलब? उसने नासमझी से उसे देखा। माफ़ी चाहती हूँ गुस्ताखी के लिए, पर आपको अब तक मालूम नहीं हो सका कि हमारे सरदार को क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके कहने पर माइसा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शायद तुम्हारा सरदार मेरे लिए एक पेचीदा मरहला साबित होने वाला है। उसके सादगी से कहने पर वो मुस्कुरा दी। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या मैं आपकी मदद करूं कपड़ा चुनने में? उसने इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा। हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी काफ़ी ममनून रहूंगी। उसने जल्दी से उसकी ऑफ़र कबूल की। सरदार को लाल रंग बहुत पसंद है। मोहब्बत का रंग भी लाल होता है शायद। और जिस दिन आपने इस हवेली में कदम रखा था, उस दिन भी आपने लाल रंग पहन रखा था। उसकी इतनी गहरी बात पर उसने हैरानी से उसे देखा। मीना, क्या तुम भी मोहब्बत की रोगी हो? तौबा करें छोटी बेगम, हम गरीबों को कहाँ मोहब्बत की इजाज़त होती है। हम तो बस उस खूंटे से बांध दिए जाते हैं जहाँ हमें बांध दिया जाता है। उसने अफसुर्दगी से कहकर लाल रंग की भारी कामदार फ्रॉक निकालकर बेड पर फैला दी। ये कैसा रहेगा छोटी बेगम? उसने जोशीले लहजे में उससे पूछा। बहुत खूबसूरत है और बहुत भारी भी। अच्छी लगूंगी मैं इसमें। वो अब भी तज़बज़ब का शिकार थी। हाँ, बहुत अच्छी लगोगी। सरदार तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएगा। अब समेटो इस फैलावे को और जाने की तैयारी करो। शाम होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। फातिमा जल्दी से कहकर मीना की मदद से सारे कपड़े दोबारा वार्डरोब में सलीके से रखने लगी, और वो भी घड़ी देखती कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई कि वाकई शाम होने में बहुत कम वक्त रह गया था। और ये हो गया। फातिमा उसके पैरों पर झुकी पायल पहनाकर धीरे से उठी और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? माइसा नर्वस होकर बार बार दोनों से यही पूछ रही थी। उसका दिल आज अजीब तरीके से धड़क रहा था। हाँ बाबा, बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही हो। अब जाओ नीचे, सरदार तुम्हारे इंतजार में सूख कर कांटा हो चुके होंगे।
फातिमा के शरारत से छेड़ने पर उसने धीरे से उसे धप रसीद की और मुस्कुराते हुए धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर निकल आई। अभी वो राहदारी में ही थी कि उसका टकराव हमीम शाह से हुआ, जो हैरत की मूर्ति बना उसके सजे संवरे रूप को यकटुक देखे जा रहा था। खैरियत, इस वक्त इतना सच संवर कर कहाँ जाया जा रहा है? भवें उचकाकर उसने हैरत से पूछा। गांव में मेला लगा है ना, वही देखने जा रही हूँ, मुस्कुराकर उसने जवाब दिया। अकेले जा रही हो? नहीं, सदाम के साथ। सदाम का नाम सुनकर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। ओह अच्छा, इसका मतलब तुमने उसे कबूल कर लिया है। उसके लहजे में नागवारियत थी। माइसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक मुलाजिम वहां पहुंचा। छोटी बेगम, सरदार आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, उसने मुअद्दब से लहजे में कहा। जाइए छोटी बेगम, वरना देर होने के एवज आपके शोहर का इरादा बदलते वक्त नहीं लगेगा, हमीम शाह ने चुपते हुए लहजे में कहा और आगे से हट गया। वो उलझी हुई धीरे धीरे कदम उठाती नीचे आई। जहां गाड़ी का दरवाज़ा खोले वो उसका मुंतजिर था। उसने खोए हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद गांव की बारौनक सड़कों ने उसे सोच के समंदर से बाहर खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो मबहूत सी खिड़की से चेहरा टिकाए बाहर की हलचल देख रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी जिंदगी में मेला नहीं देखा था। इतने दिनों की कैद के बाद बाहर की रौनक उसे बहुत खास और भली लग रही थी। कितना खूबसूरत है ये गांव, वो मबहूत सी बोली तो सदाम धीरे से मुस्कुरा दिया। गाड़ी रोके। उसके अचानक बोलने पर उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, मेला काफ़ी दूर है। नहीं रोकें, मुझे पैदल चलना है। उसके जिद करने पर उसने गाड़ी किनारे लगा दी और बाहर निकल आया। चलें? वो उसका हाथ मजबूती से थामे आगे बढ़ गया। वो भी आंखों में चमक लिए गर्दन घुमा घुमा कर हर मंजर हर चीज़ को बहुत चाव से उसके साथ देख रही थी। खुशी उसके चेहरे से पूरी तरह फूट रही थी। उसका हर रंग खुशी से सरशार था। उसे खुश देखकर वो भी मुतमईन हो गया। पानी पूरी, अल्लाह मुझे पानी पूरी खाना है। उसका हाथ छुड़ाकर वो दौड़कर पानी पूरी की रेडी की तरफ भागी। वो भी उसके पीछे हो लिया। भैया 2 प्लेट बनाना, बिल्कुल तीखा, वो रेडी वाले से बोली तो उसने हैरत से पहले उसे और फिर उसके पीछे खड़े सदाम की तरफ देखा। अरे सरकार, छोटी बेगम, आप यहाँ आ जाएं, बैठकर आराम से खाएं। वो जल्दी से पास पड़ी तपाई की तरफ बढ़ा और उसे अपने गमछे से साफ करता बोला। भैया आप परेशान ना हो, हम यूं ही ठीक हैं। नहीं छोटी बेगम, आप ऐसे कैसे? वो कुछ और बोलने वाला था कि सदाम के हाथ के इशारे पर रुक गया और तेजी से गोलगप्पे बनाने लगा। बहुत लजीज है, आप भी लें सदाम। एक गोलगप्पा मुंह में रखकर दूसरा उसने सदाम की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने ना चाहते हुए भी मुंह में रख लिया। अगले पल लेकिन बुरी तरह से खांसने लगा। कितना तीखा है, खबरदार जो अब एक भी तीखा बनाया और तो। मेरे तो मुंह में आग लग गई। जी नहीं, मुझे तीखा ही चाहिए, आप भले ही ना खाएं। उसके मुंह फुलाकर कहने पर उसने हार मान ली और खाने से हाथ खींच लिया। तबीयत से पानी पूरी के साथ इंसाफ करने के बाद वो उसके साथ आगे बढ़ गई। जहाँ कई तरह की दुकानें थी, वो हर दुकान पर थोड़ी देर रुकती फिर आगे बढ़ जाती। थोड़ी देर बाद वो चूड़ी की दुकान पर रुकी। भैया वो कुमकुमे वाली चूड़ियाँ दिखाना ज़रा। वो पूरी तरह आगे की तरफ झुकी, हर एक चूड़ी को छू छू कर देख रही थी। कैसी हैं ये सदाम? दाहिने हाथ में चूड़ियां पहनने के बाद वो सदाम की तरफ मुड़ी। बहुत अच्छी हैं, तुम्हें पसंद है? उसके मुस्कुराकर पूछने पर वो सर हिला गई। काका दाम क्या है इसका? वो जेब से वॉलेट निकालता बोला। अरे नहीं सरकार, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? क्यों, इस बार किसी दूसरी बेटी का सौदा कर दिया है क्या जो पैसे नहीं चाहिए? उसके चोट करने पर उस आदमी के चेहरे पर एक साया आकर चला गया। वो सर झुकाए यूं ही खड़ा रहा, जबकि सदाम टेबल पर पैसे रखकर मायसा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। आपने उससे ऐसा क्यों कहा? वो अब भी वहीं उलझी हुई थी, क्योंकि 2 साल पहले पैसों के लिए इसने अपनी बड़ी बेटी का एक उधेड़ उम्र शहरी से बतौर सौदा निकाह किया। उसके संजीदगी से कहने पर वो हैरान रह गई। एक और सवाल नहीं, मुंह बंद करके चलो अब आगे। वो उसे दोबारा मुंह खोलता देखकर सख्ती से बोला तो वो चुप कर गई। चरखी पर बैठोगी? थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी तरफ देखकर उसने पूछा। नहीं, वो नफी में सर हिलाने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। उसके धीरे से कहने पर वो कहकहा लगाकर हंस दिया। और किस चीज़ से डर लगता है तुम्हें? उसने दिलचस्पी से पूछा। आपसे। वो क्यों? पता नहीं, उसने उलझ कर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है। धीरे से सर हिलाया और आगे बढ़ गया। घोड़े से डर लगता है? नहीं, घोड़े से भी कोई डरता है भला?
अच्छा वाकई नहीं डर लगता? उसके हैरानी से कहने पर उसने जोर से नफी में सर हिला। चलो देखते हैं। वो उसे लिए उस तरफ आया जहां दूर दूर तक मैदान फैला था। लोग घोड़े की सवारी कर रहे थे। उसने सफेद कलर का घोड़ा मंगवाया। कितना खूबसूरत है ये। माइसा ने उसकी गर्दन पर धीरे से हाथ रखकर सहलाया तो वो जोर जोर से सर हिलाने लगा। और कितना प्यारा भी है। उसके अंदाज में खुशी थी। तुम्हें तो वाकई इससे डर नहीं लगता? सदाम ने मसनूई हैरत से कहा तो उसने गर्दन अकड़ाकर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। चलो सवारी करते हैं। हाँ ज़रूर। उसके राज़ी होने पर सदाम ने दूसरा घोड़ा मंगवाया। ये दूसरा घोड़ा किस लिए? उसने हैरानी से पूछा। जाहिर है मेरे लिए। तुम इस पर सवारी करना और मैं इस पर। सदाम ने बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे पर खौफ की झलक देखी। उसने मुंह फेर कर अपनी उमटने वाली हंसी को जब्त किया और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। रात का वक्त है। अगर मैं रास्ता भूल गई तो आज हम एक ही घोड़े पर सवारी कर लेते हैं, फिर किसी दिन अलग अलग कर लिया जाएगा। उसकी चालाकी पर वो अशश करता रह गया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसको छेड़ने का इरादा मुलतवी करता वो राजी हो गया। अगले ही पल वो दोनों सफ़ेद वाले घोड़े पर सवार पूरी तरह तैयार थे। चलें। उसके असबात में सर हिलाते ही उसने घोड़े को जोरदार एड़ लगाई, जिससे वो अपने अगले दोनों पैरों को उठाता जोर से हिनहिनाया और पूरी कुव्वत से दौड़ गया। कुछ देर तो वो बहुत आराम से बैठी सवारी का मज़ा लेती रही, लेकिन जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें खौफ से फैलती जा रही थी। अगले ही पल वो सदाम के सीने से लगी बुरी तरह चिल्ला रही थी। रोकें इसे सदाम, प्लीज़ रोकें। क्यों, मज़ा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसको रोकें प्लीज़। थोड़ी देर में ये खुद ही रुक जाएगा। देखो, इसने अपनी चाल धीमी कर ली। वो हनूज मज़ा ले रहा था। नहीं, इसे अभी रोकें प्लीज़। उसके ज़िद्दी लहजे पर उसने मुस्कुराकर घोड़े की नाल खींची तो वो पूरी कुव्वत अपनी जगह पर उछला, फिर अगले ही पल रुक गया। शुक्र है किसी तरह रुका, मेरी तो खौफ के मारे जान निकलने वाली थी। उसने धीरे से उससे अलग होकर सुकून की सांस लेते हुए कहा। क्यों, तुम्हें तो डर नहीं लगता ना घोड़ों से? मेरी तो जान निकल जाती है इन घोड़ों को देखकर। वो अपने ही जोन में सच बोल गई तो वो कहकहा लगाकर हंस दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों तालाब के किनारे बैठे, पानी में अपने पैर डाले, उस रोमानवी मंजर में खो से गए। होश तो तब आया जब माइसा की नरम सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने चौंक कर गर्दन तिरछी करके अपने पास बैठी माइसा को देखा, जो उसके कंधे पर सर रखे होशो खेत से बेगाना होकर नींद की वादियों में जा चुकी थी। कुछ लम्हे वो मबहूत सा उसे यूं ही देखता रहा, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाकर पैदल ही हवेली की तरफ चल दिया, क्योंकि गाड़ी वो दूसरे रास्ते पर छोड़ आया था और वापसी में रास्ता दूसरा लिया। हवेली में कदम रखते ही सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। वो धीरे धीरे कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसे नरमी से बेड पर लिटाने के बाद वो अपने कपड़े तब्दील करता खुद भी उसके पास आकर लेट गया। आज का दिन बहुत थका देने वाला लेकिन निहायत खुशगवार था। थोड़ी देर बाद वो भी नींद की वादी में पहुंच गया और माइसा का हाथ थामे सफ़र करने लगा। सुबह उसकी नींद माइसा से पहले खुल गई थी। उसे याद ही नहीं था कि वो कब सोया था। उसने करवट लेकर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाया, क्योंकि माइसा उसकी पुश्त को मजबूती से पकड़े गहरी नींद में थी। वो धीरे से करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ा और बगौर उसका चेहरा देखने लगा। सोते वक्त वो और भी मासूम और हसीन लग रही थी। यकटुक उसे देखता उसके गाल पर चंद आवारा लटों को कान में उड़सता वो उसकी तरफ झुका और धीरे से उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर रकम कर दी। उसे आराम से सोता देखकर वो भी उठने का इरादा मुलतवी करता लिहाफ दोबारा लेकर घुस गया कि उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पहले धीरे और फिर ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। गंदी सी गाली देता वो उठा और शर्ट पहनता दरवाजे पर पहुंचा। शायद मुलाजमा हो, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसे फाइक का परेशान चेहरा दिखा। इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? उसने हैरानी से उसके मुतफिक्र चेहरे को देखा। वो वापस आ गई है। फाइक की आवाज़ बेतासुर थी। सदाम ने नासमझी से उसे देखा। कौन? मलाइका वापस आ गई है। फाइक की अगली बात पर उसने मुट्ठी भींच कर अपने गुस्से को जब्त किया।